देखो हम लोग हिस्ट्री पढ़ाई कर रहे थे। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, आपका कौन सा काल पढ़ रहे थे? पाषाण काल पढ़ रहे थे। पाषाण काल में उसका एक और भाग है जिसको कहते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल, ठीक है, जिसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो पाषाण काल में एक है ताम्र पाषाण काल। जनरली ये काल जो बोला जाता है पाषाण काल के अंतर्गत ही रखा गया है, क्योंकि देखो इसमें दो शब्द जुड़ा हुआ है। ताम्र मतलब होता है तांबा, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो इस काल में जो औजार जैसे पाषाण काल में पत्थर का बनते थे, तो ताम्र पाषाण काल में पत्थर जो बनने लगा, औजार जो बनने लगे, वो तांबे से भी निर्मित होने लगे। तो ये ऐसा काल था जिसमें पहली एक धातु खोजी गई थी, मिला था। उस धातु को हम लोग तांबा कहते हैं। तो अगर बोला जाएगा कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले प्राप्त होने वाले धातु क्या है, तो वो तांबा हो गए, ठीक है। तो इस काल में दोनों तरह के हथियार मिलते थे, तांबा का भी मिला और पत्थर का मिला। इसीलिए इस काल का नामकरण कर दिया गया ताम्र पाषाण काल। मतलब तांबा और पत्थर दोनों का यूज हुआ करता था। तो जिस प्रकार हम लोग पाषाण काल की तीन अवस्थाओं में पढ़े कि क्या क्या विकास हुआ, उसी प्रकार हम लोग जानेंगे कि ताम्र पाषाण काल में जो सिविलाइजेशंस थी, सभ्यता थी, किस प्रकार के काम कर रही थी। तो ताम्र पाषाण काल की भी जो सभ्यता थी हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन कुछ इतिहासकार या पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, कुछ जगह पर नगर सभ्यता का भी विकास हो रहा था। मतलब ताम्र पाषाण काल एक ऐसा काल है कि कुछ जगहों पर हड़प्पा सभ्यता का भी विकास प्रारंभ हो चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है, ताम्र काल में। तो इसीलिए ताम्र पाषाण काल को सिंधु सभ्यता के समकक्ष माना गया है। उस काल में नहीं माना गया, समकक्ष। मतलब सपोज दैट कि हम यहाँ जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, कहीं और भी जीके जीएस पढ़ाई हो रहा होगा, तो ये समय क्या उसका समकक्ष चल रहा है। या अभी जिस 8 बजे से जीके जीएस, कहीं और जीके जीएस चल रही है। तो कहने का सेंस है कि जिस समय ताम्र पाषाण काल में यहाँ पर जो पत्थर और तांबे का आविष्कार हो रहा था, उस समय इस काल में ताम्र पाषाण काल में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का भी जन्म हो चुका था, वहां विकास हो रही थी। तो इसी ताम्र पाषाण काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे एक एक बारी बारी क्रम से। तो देखो ताम्र पाषाण काल जो होता है, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं चाल्कोलिथ एज, ठीक है, जिसको हिंदी में भी लिखा गया है चाल्कोलिथिक एज। कहने का मतलब है ये एक ऐसा काल जिसमें तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग किया करते थे मानव। तो वही बोला गया है, पत्थर और तांबे के उपकरण मतलब औजार के साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस काल को ताम्र पाषाणिक या ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है चाल्कोलिथिक एज, ठीक। दूसरी बात, इसे बोला जाता है इस ये जो काल है फर्स्ट मेटल एज के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट मेटल एज मतलब पहला धातु, धातु का खोज हुआ था तांबा का। इसीलिए अगर एग्जामिनर बोले कि किस काल को फर्स्ट मेटल एज के नाम से जाना जाता है, तो आप उसको बोल सकते हैं ताम्र पाषाण काल को, क्योंकि तांबा का खोज यहीं पर हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इस ताम्र पाषाण काल को फर्स्ट मेटल एज के भी नाम से जाना जाता है। तीसरी नंबर बात क्या थी कि ये जो यहाँ की सभ्यता थी ग्रामीण थी। ग्रामीण मतलब जहाँ रहन सहन जो था ग्रामीण परिवेश में होता था। ये लोग के घर द्वार भी जो थे मिट्टी के हुआ करते थे, पत्थर के नहीं मिले। कहीं कहीं पर साक्ष्य मिले हैं कि पके हुए ईंटों के मिले हैं, लेकिन बहुत ही कम में। तो मुख्य रूप से यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ की ग्रामीण संस्कृति थी। तो अगर बोला जाए नवपाषाण काल की संस्कृति कैसी थी, तो क्या जवाब देंगे, किस प्रकार की संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है। अब इसी नवपाषाण काल में आपको कुछ जगह मिले हैं, जैसे आपका इनाम गांव जो पड़ता है महाराष्ट्र पुणे में, और दूसरा दैमाबाद जो अहमदनगर, ये भी महाराष्ट्र में है। जैसा कि अभी बोले कि ताम्रपाषाण काल एक ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन ऐसे साक्ष्य मिले हैं ये दो जगह पर
इनाम गांव जो पुणे और दैमाबाद अहमदनगर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ की जो सभ्यता थी नगरीकरण थी। नगरी सभ्यता करने का मतलब यहाँ के जो मकान थे वहां देखे गए हैं ईंटों के बने हुए होंगे, पत्थर के बने हुए होंगे। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए ये दो प्लेस ऐसा देखा गया है जहां पर ताम्र पाषाण काल ग्रामीण सभ्यता होने के बावजूद इन दो जगहों पर यहां पर माना जाता है कि वो नगरीय सभ्यता का विकास प्रारंभ हो चुका था या हो गया था। क्योंकि ये जो काल, ये जो स्थान है, इसको रखा गया हड़प्पा सभ्यता के समकक्ष, ये सिंधु घाटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगर सभ्यता थी, वहां नगर का विकास हो चुका था, तो उसी के समकक्ष ये काल को माना गया है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि अगर ताम्रपाषाण की सभ्यता कैसी थी, तो जवाब देंगे आपका कैसा, ग्रामीण सभ्यता। दूसरी नंबर बात, किस काल को मेटल एज के नाम से जाना जाता है, तो किस काल को जाना जाता है, ताम्रपाषाण काल को। अगर पूछ दिया जाए कि ताम्रपाषाण काल में कौन सी जगह पर नगरीय विकास हुआ था, तो वो जगह था इनाम गांव जो पुणे में पड़ता है और दैमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये दो जगह में ताम्रपाषाण काल में नगरीय सभ्यता का विकास देखा गया है। समझ में आई गई बात? अब आगे समझो। दूसरी बात जो होता है, ताम्रपाषाण काल में भारत के कुछ ऐसे जगह पर है जहां पर कुछ बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें जहां पर ताम्रपाषाण की ज्यादा खोज हुई है, जहां पे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, वो जगह जो है भारत के ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां जो देखी गई है वो दक्षिण पूर्व भारत में देखी गई। कहां देखी गई है? दक्षिण पूर्व भारत। अभी मैप दिखाएंगे आगे दक्षिण पूर्व पूरा इसके। तो इसमें जो आता है जिसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसे आहार जगह जो पाया जाता है राजस्थान में, एक आहार जगह है, दूसरा है गिलुंद। ये दो प्रमुख है, मतलब ताम्रपाषाण काल में सबसे ज्यादा अवशेष जो प्राप्त हुए हैं इसी दो जगह से बने हैं, जो दक्षिण पूर्व में राजस्थान के आहार जगह है और दूसरा गिलुंद है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताम्रपाषाण काल के सबसे ज्यादा अवशेष और पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं वो किस जगह से मिले हैं, तो आप जवाब देंगे राजस्थान के आहार जगह और दूसरा गिलुंद जगह। कहां कहां जगह पर बताएं? राजस्थान के आहार और दूसरा गिलुंद में। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा बोला गया है आहार सभ्यता। देखो अभी जैसे आहार के बारे में बोलेंगे, ये जो सभ्यता थी राजस्थान के उदयपुर जिले में पड़ती है। राजस्थान में बताएं आहार कहां पर पड़ता है? ये उदयपुर जिला में। और यहां पर देखो क्या मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी और तांबे की चूड़ियां। मतलब पुरातात्विक साक्ष्य ने जब खोज करना चालू किया गया तो इस आहार पर जो राजस्थान के उदयपुर जिले में पड़ते हैं, यहाँ पर दो साक्ष्य मिले हैं, एक तांबे की कुल्हाड़ी मिले हैं और दूसरा तांबे की चूड़ियां। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताम्रपाषाण काल में तांबे की कुल्हाड़ी किस स्थान से मिले हैं, तो किस स्थान से मिले हैं? आपका आहार, राजस्थान के आहार में, जो कहां पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है, दूसरा आपका बताया गया है गिलुंद जो राजस्थान में है, वहां देखो पके हुए ईंटें पाई गई है। आपको बताए थे कि कुछ जगह जो ऐसा था वहां आपका नगरीय सभ्यता का विकास देखा गया है। तो पके हुए ईंटों के साक्ष्य जो मिले हैं वो राजस्थान के गिलुंद जगह में मिले हुए हैं, जो लगभग जो बताया गया है 1500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, 20 ईसा पूर्व। तो आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जाए कि पके हुए ईंटों के साक्ष्य ताम्रपाषाण काल में कहां से मिले हैं, तो कहां बताएंगे? गिलुंद में। गिलुंद कहां पड़ता है? आपका राजस्थान में। और तांबे की चूड़ियां कहां पर मिले हैं? आपके राजस्थान के उदयपुर जिले के आहार में मिले हैं। कौन से सही हमारी बात? तो ये जो अभी आपको दे रही ये ताम्रपाषाण काल, मतलब आपको पहले बोले कि हमारी सभ्यता लगा दो, बंद कर दो दरवाजे, जो साक्ष्य मिले हैं, तो ये जो साक्ष्य आपको जो मिला गया था, तो कहने का मतलब जैसे बोले थे कि हम लोग जो इतिहास के दो तरह के साक्ष्य से मिलते हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य और एक ऐतिहासिक। तो पुरातात्विक के आधार पर ये जो बोला गया था राजस्थान कुछ कुछ ऐसा, जैसे राजस्थान आपका हुआ, महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश आएगा, फिर पूर्वी भारत जैसे बिहार और बंगाल, और कुछ दक्षिण का भाग जो है। ठीक है, ये सभी जो जगह है इस जगह पर आपको ताम्रपाषाण काल की सभ्यता देखने को मिली है। तो उसी क्रम में पहले अभी आउटलाइन ले रहे, फिर इसके बाद एक एक क्रम में पढ़ेंगे। तो यहां तक समझ में आ गई।
अगर एग्जामिनर पूछे जाएगा कि तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिले हैं आपको, कहां पर, जगह का नाम, आहार में मिले हैं, ठीक है। और आहार कहां पड़ता है आपका, राजस्थान के उदयपुर जिला में। अगर ताम्र पाषाण काल में आपका ईंटों, पके हुए ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हैं आपको, गिलोंद में। कहां पड़ते हैं वो, राजस्थान में। कौन से समझ में आई बात, आगे देखो। इसके बाद आपको बोला जाएगा टेराकोटा। टेराकोटा जो होता है, मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं। ये इस प्रकार मिट्टी के बर्तन हुए थे, इसमें चित्रकारी देखने को मिलते हैं। तो आपका जो कला जो थी वहां टेराकोटा कला, तो टेराकोटा कला का जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपको ताम्र पाषाण काल में मिलता है। इससे भी डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषता जो थी, मृद भांड, भांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे तो वो भी लोग पकाया करते थे। और वो आमतौर पर उसके जो कलर यूज करते थे मिट्टी को कलर करने के लिए, वो काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन में, ठीक है। तो यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन जो देखने को मिले हुए काले और लाल रंग के, मतलब मिट्टी के रंग जो बर्तन पर कलर करते थे वो काले और लाल रंग के देखा गया है। तो मृद भांड, इस काल के ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता थी यहाँ के मृद भांड। पूरा मृद भांड करने का मतलब मिट्टी के लोग बर्तन बनाते थे, उस पर कलर भी करते थे। और यहाँ पर दो तरह के कलर देखने को मिला गया है, काले और लाल कलर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि टेराकोटा का साक्ष्य किस काल में मिले हैं, तो किस काल में मिले हैं आपको, ताम्र पाषाण काल में मिले हुए। दूसरा, मृद भांड के साक्ष्य किस काल में मिले हैं, किस काल में मिले हैं, ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल में आमतौर पर कितने कलर का यूज किया जाता था, दो कलर का, काला और लाल कलर के यूज करते थे। अब देखो, मृद भांड वही बोले चित्र होते थे जो काले और लाल रंग का प्रयोग करते थे। सपोज दैट कि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बना दिए, देखो किस तरह आदमी बना देता था, कुछ ही लोग कलरफुल बनाया करता था मिट्टी के ऊपर डिजाइन। तो जब वो आकृति देते थे तो उसको रंगा भी करते थे, तो उसी को कहा जाता है मृद भांड। तो बोला जाता है मृद भांड जो होता है चित्रित हुआ करते थे और ये काले और लाल रंग का प्रयोग करते थे। दूसरी नंबर बात, इस काल में जो हुआ करता था शिल्प कला का भी विकास। शिल्प मतलब समझते हैं ना, जैसे कारीगर बहुत है, जैसे कुम्हार अपना काम कर रहा, बढ़ई अपना काम कर रहा, ये हो रहा, माने इसी को शिल्पकार हम लोग बोलते हैं। तो उस काल में शिल्पकार का भी विकास देखा गया है। कहां पर, मनके। मनके का मतलब होता है माला, जो जिससे बनाया जाता था। जैसा कि आपको पाषाण काल में बताए थे कि वहां पर आपका बहुत तरह के पत्थर का यूज किया करते थे। तो ये लोग जो माला बनाते थे, ये मूल्यवान धातु को नहीं बनाया गया है, वो बहुत ही कम कीमत वाले धातु के ये लोग माला के पत्थर का यूज करते थे, जिसमें थे एगेट, जैस्पर पत्थर, जो आपको फोटो हम दिखाए थे पीछे में। तो इस तरह के पत्थर ये लोग को पाया गया है ताम्र पाषाण काल में, जो ये लोग माला बनाने के लिए यूज किया करते थे। आदि मानव जमाना माला इस तरह पहनते थे ना, इस तरह। तो माला जो बनाते थे वो पत्थर, श्रृंगार का तो प्रयोग पहले बता दिए थे। तो ताम्र पाषाण काल में देखा गया है कि लोग जो माला का जो यूज किया करते थे वो पत्थरों का यूज होता था, लेकिन वो पत्थर बहुत ही कम कीमत वाले होते थे, जैसे एजेट, जेप्सर, इस तरह का पत्थर को यूज करके बनाते थे, ठीक है। उसके बाद अगला बोला गया है आपका शिल्पकार। शिल्पकार मतलब मिट्टी का तो साक्ष्य मिलते ही है। तो आमतौर पर जानते हैं कि मिट्टी का बर्तन कौन बनाते थे, कुम्हार लोग बनाया करते थे। कुम्हार, तांबे का साक्ष्य मिले तो जरूर तांबे का कोई हथियार औजार जरूर बनाते हैं वो लोग, क्योंकि ताम्र पाषाण काल का मतलब यही था कि उस समय जो उपकरण होते थे तांबा और पत्थर दोनों का यूज होता था, तो डेफिनेटली तांबे का हथियार का जरूर यूज करते थे। तो वही बोला गया तांबे के कामगार, माने तांबा का जो काम करने वाले थे। हाथी के दांत के वस्तुओं के कामगार, क्योंकि यहां तक सभ्यता पहले बताए थे बहुत विकसित हो चुकी थी, हाथी के दांत का भी यूज करते थे। और टेराकोटा की मूर्तियां, जो बिना पकी हुई मिट्टी नग्न मूर्तियां पाई गई है, मतलब उस काल में बहुत सारे ऐसी मूर्तियां पाई गई, देखोगे इस तरह का अभी भी देखने जाओगे, अजीब अजीब टाइप का मूर्तियां दिखा, ऐसे हाथ उठाया हुआ है, ऐसे किया हुआ है पुराना जमाना में। तो उस तरह बोला गया टेराकोटा मूर्तियों में बिना पकी हुई मिट्टी, मैंने जैसे जनरल हम लोग मूर्ति बनाते हैं, कुम्हार लोग जो मूर्ति बनाते हैं क्या होता है, उसको बनाने के बाद आग में पकाया जाता है। लेकिन उस काल में ऐसी मूर्तियां मिली है जो बिना पका हुआ था, बिना मिट्टी में पकाए हुए, और वो नग्न अवस्था में मिला करते थे, ठीक है। तो ये जो आपका ताम्र पाषाण काल का संक्षिप्त विवरण बता रहे हैं आपको। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा फसल के बारे में, ताम्र पाषाण काल में किस तरह का फसल हुआ करता था। तो ताम्र पाषाण काल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका पाषाण काल की सभ्यता में आपका
आपका क्या होता, चावल का भी साक्ष्य मिले थे, मिल चुका था। तो डेफिनेटली कि चावल दान तो हम लोग वहीं मिल गए थे, इलाहाबाद के कोल्डीवा से साक्ष्य मिल चुका है। इसके अलावा भी वहां पर खेती करते हुए देखी गई है, जो पश्चिमी भारत में वो जौ की, गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की, मसूर, मटर, काला काला धानी, काला चना होगा और हरा चना, ठीक है। इस तरह की खेती ऐसा माना जाता, उड़द का भी खेती उस काल में हुआ करता था। तो ऐसा माना जाता है कि उस काल के लोग, कृषि का विकास हो चुका था हमारा, कृषि और पशुपालन। तो बोला गया कि केवल अब धान पर निर्भर नहीं हुए थे, इसके अलावा भी वहां खेती देखी गई है ताम्रपाषाण काल में। और वो किस तरह के थे, जौ की खेती करते थे, गेहूं की, ज्वार की, मक्का की, चना की, उड़द की, ये सभी की फसल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। किस काल में आपको देखने को मिले हैं, आपका ताम्रपाषाण काल में देखने को मिला है। अगला बोला गया है पूर्वी भारत। पूर्वी भारत का क्षेत्र मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सभी जो क्षेत्र है, वहां से भी ताम्रपाषाण के साक्ष्य मिले हैं। वहां पर साक्ष्य मिले, आगे पढ़ाएंगे, मछली पकड़ने का कांटा, मछली जो पकड़ते हैं ना, तो मछली पकड़ने वाला कांटा का साक्ष्य मिला है। मतलब इस ताम्रपाषाण में लोग जो मछली भी पकड़ने का काम किया करते थे, ठीक। तो वही बोला गया है। तो पूर्वी भारत में चावल की खेती का साक्ष्य मिले हैं, जो बिहार में है। और पश्चिम बंगाल में देखो मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। तो इसीलिए देखो क्योंकि बंगाल साइड में अभी भी वहां का मुख्य भोजन बोला जाता है मछली भात है, बोला जाता है पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि वहां तालाब, जगह जगह पर देखोगे तालाब मिलेगा आपको, मछली पकड़ता है, भात बनाता है। तो कहने का मतलब ताम्रपाषाण काल में ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं कि वहां पर जो होता है, ऐसा माना गया है कि चावल की खेती हुआ करता था। और वहां मछली के पकड़ने का इसलिए क्योंकि वहां मछली पकड़ने का कांटा, तो जब मछली पकड़ने का कांटा मिलेगा तो पक्का वहां मछली होता है, खेत लोग मतलब आहार के रूप में यूज क्या करते थे। तो देखो अभी भी वहां पर मुख्य भोजन वही है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा चावल की खेती के छास्य और मछली पकड़ने का जो कांटा मिला हुआ है वो किस क्षेत्र में मिला हुआ है, पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत जो एरिया आता है आपका, बिहार, बंगाल और आपका उड़ीसा जो क्षेत्र पड़ते हैं, ठीक। अब इसमें आता है नवादा टोली, याद रखिएगा, ये नवादा टोली महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक। तो बोला गया है सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती के साक्ष्य यहीं पर मिले हैं। जो ग्रामीण सभ्यता थी, जैसे बोले कि ताम्रपाषाण काल की आम सभ्यता मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता थी, तैमाबाद और कुछ जगहों को छोड़ करके, वहां नगरी छोड़ करके, लेकिन पूरी की पूरी ताम्रपाषाण काल जो हमारी थी वो हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। उस ग्रामीण सभ्यता में सबसे बड़ी जो साक्ष्य मिले वो महाराष्ट्र का नवादा टोली। कहां से मिले हैं, नवादा टोली, वो कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। वही बोला गया है सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती जहां पर सभी प्रकार के अनाज उपजाया करते थे, ठीक। अब आए हम लोग पशुपालन के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले पालतू पशु किसको बनाया गया था, कुत्ता को बनाया गया था। कुत्ता तो था ही, कृषि के लिए धान था, उसके अलावा भी और फसल उगाने लगे। उसके अलावा भी उस काल में मतलब ताम्रपाषाण काल में ऐसा माना गया है कि कुत्ते के अलावा अन्य जानवरों का भी पशुपालन किया जाता था। उसमें आपके गाय हुआ करते थे, भेड़ हुआ करते थे, बकरी हुआ करते थे, सुअर हुआ करते थे। इतनी तरह के जो जानवर हुआ करते थे वो ताम्रपाषाण काल में इनका पालतू पशु बनाना काम चालू हो चुका था, ठीक है। तो अगर आपसे गाय पूछा जाए, भेड़ पूछा जाए, बकरी और सुअर पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं कि इसका विकास जो पशुपालन जो हुआ था ये ताम्रपाषाण काल में प्रारंभ हो चुका था। लेकिन सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया वो पाषाण काल में बनाया गया। और वो कौन सा काल था आपका, पाषाण काल में। तो कौन सा पालतू पशु आपका था, कुत्ता, बताए थे ना, सबसे पहले पालतू पशु कुत्ता बनाया गया, ठीक है। आगे देखा जाए। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ताम्रपाषाण काल में किस स्थान पर, किस जगह पर क्या क्या मुख्य रूप से आपको प्राप्त हुआ है। तो इसे ध्यानपूर्वक थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखो इसमें जो मुख्य बातें बताई गई थी, लिखा हुआ है स्थान जो बताया गया है, पहला नाम आता है आपका इनाम गांव, जो पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। इनाम गांव जो महाराष्ट्र है, वहां से पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं, वहां पर बोला गया है कच्चे मिट्टी की मकान। जैसा कि आपको बताए थे कि ताम्रपाषाण काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि गांवों में हम लोग क्यों बोलते हैं वहां का मकान कच्ची ईंटों का बना होता है, मिट्टी का बना होता है।
तो यहां से जो मकान के साक्ष्य मिले हैं वो कच्ची मिट्टी के हुए थे और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले। गोलाकार गड्ढों का मतलब ये है कि पहले जमाना में ऐसा माना हुआ था कि जहां घर बनाते थे तो उसके चारों तरफ लोग गड्ढा कर दिए जाते थे। ये होता था इसलिए कि जंगली जानवर उसमें प्रवेश ना कर सके, बड़े बड़े। ठीक है, अगर आप लोग कैंप में जाएंगे, एनसीसी का कैंप में या में, तो जहां पर देखोगे कैंप लगता है, जहां पर टेंट बनाया जाता है उसके चारों तरफ गड्ढा खन दिया जाता है। अगर 3 से 4 दिन, 5 से 7 दिन का कैंप रहेगा, कहीं गड्ढा किए आप लोग? पर हाँ, जब भी क्यों किया जाता है कि जैसे सांप जो होगा, छोटे छोटे जानवर जो गड्ढे को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और आदमी लोग यहाँ नीचे सोते हैं तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, इसीलिए जंगल में कहीं टेंट लगाया जाता है तो उसको किनारे किनारे गड्ढा कर दिया जाता है। और वो संस्कृति का विकास पहले ही हो चुका था हम लोग का ताम्रपाषाण काल में। सेम आई बात। तो जैसे सपोज दैट कि अगर सपोज करो कि जैसे अभी हाथी का आवागमन झारखंड में ज्यादा आ जाता है, इधर साइड में, दारू साइड में, तो क्या होता अगर पूरा एरिया में अगर इतना इतना फीट का गड्ढा कर देगा तो कभी उस एरिया में हाथी प्रवेश करेगा नहीं, गड्ढा में गिर जाएगा, वो निकल ही नहीं पाएगा। तो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए ऐसा माना जाता था, क्योंकि मिट्टी के घर हुआ करते थे ना, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे सभ्य होते चले गए और जब सब होते चले गए तो क्या हुआ, उन लोग को भी जान का डर नहीं लगा। जब खाना बदोश जीवन था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो क्या मारा, आदमी जानवर बराबर था। लेकिन जब ये लोग अपना सभ्यता का विकास करते रहे तो डेवलप होते गए तो क्या हुआ, ये लोग अपनी सुरक्षा भी करने लगे। तो जहां पर ये लोग जब बस्तियां बसाने लग गए तो उस क्रम में ये लोग क्या हुआ, अपने चारों तरफ जो मिट्टी के घर बनाए जाते थे तो ऐसा बनाया जाता था, उसके चारों लोग क्या कर देते थे, गड्ढा कर दिए जाते थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये जो अवस्था मिली है महाराष्ट्र के इनाम गांव में मिली। कहां मिले हैं? महाराष्ट्र के इनाम गांव। कौन सा गांव? इनाम गांव, याद रखिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं वो आपको मिले हैं दैमाबाद, ये भी महाराष्ट्र में पड़ते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, यह स्थल जो होता है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मतलब दैमाबाद जो है वो कहां पर, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहां पर बोला गया तांबे की 4 वस्तुएं मिले हैं। तांबे की 4 वस्तुएं मिले हैं, जिसमें पहला बोला गया है रथ चलाते हुए मनुष्य। मतलब ऐसा मिला हुआ तांबा काल में, रथ चलाते हुए मनुष्य मिला हुआ है, हाथी मिला हुआ है, सांड मिला हुआ है, गेंडा मिला हुआ है। ये सभी तांबे के अवशेष मिले हैं इस काल में। कहां पर मिले हैं आपके? दैमाबाद में। दैमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। ठीक है, ये आगे बोला गया है यहां के कलश में 100 के भी प्रमाण मिलते हैं। 100 मतलब होता है, ऐसा माना जाता है 100 मतलब आदमी को जो संस्कार किया जाता है। आगे बताएंगे कि इन लोगों का भी जो सौदा हुआ करती थी ताम्रपाषाण में 2 तरह का होता था, एक आंशिक सौदा, एक पूर्ण सौदा। तो आंशिक सौदा और पूर्ण सौदा है, समझ लीजिए। 100 का हम लोग दाह करते हैं, ताम्रपाषाण काल में सौदा 2 तरह का होता था, एक आंशिक हुआ करता था, एक पूर्ण सौदा हुआ करता था। ये आंशिक सौदा क्या हुआ करता था, सपोज दैट आदमी को जला दिया, जलाया नहीं मतलब आदमी का कुछ हड्डियां को जलाने कुछ रख करके और कलश में अपने घर में दफना दिया करते थे। हड्डियां जैसे मान लो अभी जैसे हम लोग दाह करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जलाने के बाद क्या होता है, उसकी हड्डियों को चुन करके नदी या समुद्र में विसर्जित करते हैं। तो ऐसा माना जाता था उस काल में, जब आदमी को जब दाह करते थे तो जलाने के बाद उसको हड्डियां को चुन करके अपने घरों के कलश में मिट्टी का या ताम्र में जमीन में गाड़ दिया करते थे। ऐसा उस काल की मानना है। वही चीज यहां बोला गया है, यहाँ के कलश सौदा से प्राप्त मिले हैं, जिसमें कलश जो था घरों के फर्श के नीचे प्रमाण मिले हैं, यह सबसे बड़ा ताम्र स्थल था। मतलब ऐसा माना गया कि ताम्रपाषाण काल में आदमी को जब जलाया करते थे तो उसके हड्डियों को कलश में भर करके विसर्जित नहीं करते थे, अपना घरे में गाड़ देते थे। ऐसा साक्ष्य मिला गया है। और पूर्ण श्रद्धा का मतलब यह हुआ कि आदमी को जब जलाते थे या गाड़ते थे तो उसको कंप्लीट फिर उसको घर में नहीं लाया करते थे। और छोटे छोटे बच्चों को जब जलाती किया मृत्यु हो जाती थी तो उसको क्या होता था, उसको जब मिट्टी के बर्तन में
में दफन, माने उसको लगा करके ढक करके, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लकड़ी वाला जो क्रिसमस लोग कहते हैं ईसाई लोग, क्या होता है मृत्यु के बाद उसमें रख करके जमीन में करते हैं। तो उस काल में जब नवजात शिशु की मृत्यु हुआ करती थी तो उसमें मिट्टी के बर्तन में उसको रख करके जमीन में दफना दिया जाता था। तो पूर्ण सौदा उसे बोला जाता था। तो आंशिक सौदा और पूर्ण सौदा के बारे में पता चल गया। अब आइए, तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं सौदा के, उसको किस काल में मिले हैं, आपका ताम्रपाषाण काल में मिले हैं। और ताम्रपाषाण काल में कौन जगह पर मिले हैं, दायमाबाद। और दायमाबाद पड़ता कहां पर है, महाराष्ट्र में। इस दायमाबाद की सबसे बड़ी विशेषता की थी, यहां पर जो 4 प्रमुख धातु मिले हैं, वो क्या धातु मिले हैं आपको, ताम्र का रथ चलाते हुए मनुष्य का, एक हाथी का, सांड का, गेंडा का। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उस काल में आदमी लोग जो था हाथी से, सांड से और गेंडा से क्या थे, परिचित थे, इसी से परिचित हुआ करते थे। अगला जो होता है, जो वहां पर साक्ष्य मिले हैं, वो जगह का नाम है नवादा टोली। ये भी पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। तो ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में एक जगह नवादा टोली है, वहां पर भी आपके साक्ष्य मिले हैं। वो साक्ष्य क्या मिले हैं, देखो इसको खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे HD सांकलिया। यहां पर नवादा टोली का जो खोज करने वाले व्यक्ति थे, उसके खोजकर्ता कौन थे, HD सांकलिया। यहां पर जो खोज किया गया था इन्हीं के द्वारा किया गया था। और बताया गया है यह महाराष्ट्र के नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित है। और इस स्थल में चित्रित काले मृद भांड, आपको बोले थे ना नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, मृद भांड की थी। तो यहां पर नवादा टोली जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नवादा टोली से जो भांड मिले वो चित्रकारी वाला मिले हुए हैं, प्लेन वाला नहीं, मतलब वो हर तरह उस पर चित्र बनाया हुआ करते थे मृद भांड के ऊपर में। और आपको बताएं कि 2 तरह का कलर यूज हुआ करता था, काला और लाल कलर का यूज हुआ करता था। तो नवादा टोली में जो खोज करने वाले व्यक्ति थे इतिहास पुरातात्विक शास्त्र, कौन थे, SD सांकलिया थे। और इन्होंने जब खोज किया तो यहाँ पर मृद भांड के साक्ष्य मिले। जैसा कि आपको बताया गया कि इस हर काल की कुछ अपनी विशेषता थी, तो इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ पर मृद भांड बहुत ज्यादा मिले। ठीक है, अगला जो होता है नेवासा। नेवासा भी पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। तो नेवासा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से क्या साक्ष्य मिले हैं, पटसन। पटसन मतलब समझते हैं, जूट का तरह होता है, जूट होता है ना जिसे बैग होता है। तो जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, आपका कोलकाता बंगाल साइड में होता है, बांग्लादेश में होता है। ठीक है, तो ये जो पटसन का प्रथम साक्ष्य जो लगा, जूट का प्रथम साक्ष्य जो मिलना था, वो महाराष्ट्र के कहां पर मिले, नवासा में। कहां मिले, महाराष्ट्र के नेवासा में मिले हैं, नेवासा। तो महाराष्ट्र के नेवासा में ताम्रपाषाण काल में पटसन के प्रथम साक्ष्य मिले। फिर उसके बाद लाल तल पर काली डिजाइन की चाक निर्मित बर्तन। तो बर्तन जो बनाते थे कुम्हार लोग, जो बनाते हैं चाक पर ही ना बर्तन बनाते हैं। तो इस तरह जो चाक के द्वारा तैयार किए गए बर्तन का जो साक्ष्य भी मिले हैं, वो नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से मिले हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब उसके बाद राजस्थान भी बहुत बड़ा योगदान है ताम्रपाषाण काल का, जिसमें अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला अपने गिलंद पढ़े हुए हैं, है ना, गिलंद के पढ़े हुए हैं। तो उसी प्रकार बोला गया है ताम्रपाषाण, राजस्थान का एक स्थान है तमरावती। ठीक है, वहां पर इतने ताम्र के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए उस काल को नाम, उस जगह का नाम ही कर दिया गया है तमरावती। माने तांबा का बहुत ज्यादा वहां आपको शेष मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। तो ऐसा माना जाता है कि राजस्थान का जो ताम्रावती जगह है, यहां पर काले मृद भांड में सफेद रेखिक छिद्र से सजे हुए मिले हुए हैं। यहाँ मृद भांड तो मिले हुए, इसके अलावा यहाँ पर ताम्र के बहुत सारे ज्यादा साक्ष्य मिलने के कारण इस जगह को नामकरण कर दिया गया ताम्रवती। सही माई बात। तो ये आपका मेन था कि कहां भूलिएगा नहीं। एक इनाम गांव, इनाम गांव कहां पड़ता आपका, महाराष्ट्र। वहां से क्या साक्ष्य मिले हुए आपके, कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं, ऐसा प्रमाण हुआ। तो कच्ची मिट्टी के मकान का प्रमाण मिला, तभी तो बोला गया कि वहां सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अभी सपोज करो हजारीबाग में, यहाँ पर मिट्टी को तो नहीं दिखेगा, अरे भूकंप आया धस गया, 100 साल बाद यहाँ जब निकालेगा तो देखेगा अरे ईटा उटा का घर बना हुआ है।
तो क्या बोलेगा, यहाँ का सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यही ना साक्ष्य मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जब खोजेगा पुरातत्व विभाग तो खाली ईंटें मिलेगा, छड़ मिलेगा, रड मिलेगा। अच्छा बोला लोहा विकसित हो चुका था उस काल में, यही ना बोलेगा। माने सीमेंट कोई इस तरह का मिट्टी वाला का ईंट जोड़ने का काम हुआ था। अभी मान लो पूरा ही नष्ट हो जाएगा, भूकंप से तबाह हो गया पूरा सृष्टि, तो पुरातत्व विभाग खोजेगा तो रड उड निकलेगा कि नहीं, ठीक। अब यहाँ मूर्ति उर्ति निकलेगा तो बोलेगा अच्छा पूजा पाठ मूर्ति कला में ये लोग हुआ करता था, यही ना साक्ष्य है। किताब कॉपी में लिखा उखा मिलेगा तो अगर उस जमाना में कोई पढ़ सका तो बोलेगा हाँ ये लोग पढ़ाई लिखाई पर काम करता था। नहीं पढ़ सका तो बोलेगा कि नहीं ये लोग पढ़ा लिखने जानता था, पढ़ने नहीं जानता था। वो अपना अनुसार कोडिंग कर देगा, क्योंकि अगर उसको चीज को नहीं पढ़ पाया तो बोले अच्छा वो लोग लिखता था पढ़ता नहीं था, चलो ये काल को अलग कर दो, ये नहीं उसकी परिभाषा बोलेगा वो लोग, ठीक। अच्छा पोस्टर वोस्टर मिलेगा, अच्छा कुछ बड़ा बड़ा फ्लैक्स व्लैक्स बनता था, होल्डिंग होल्डिंग, अच्छा अपना प्रचार उचार करने के लिए बड़ा बड़ा होल्डिंग लगता था, मैंने कुछ रहा होगा उस काल में। तो यही सब प्रमाण मेरा पूरा तात्विक क्या ढूंढेगा, आगे गनेगा तो ही ना। आगे सपोज दैट कि आप लोग खेती करते हैं, गांव में निकल गया एक सोना का घड़ा, तो क्या बोलिएगा, सोना का घड़ा मतलब यहाँ राजा उजा रहता होगा तभी गाड़ा है सोना, है ना। अगर खेत में मिल गया एक घड़ा में सोना का सिक्का, बता ली जाइएगा, नहीं छुपे घरे में रख देगा, और उसको सोनार का दुकान में पिघला पिघला करके बेचेगा, बोले रातों रात ये अमीर कैसे बन रहा है। हाँ मिलता है, जहां पर अभी जैसा पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं, पहले क्या होता करता था, ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग जिस समय हमारा देश है उस समय बैंक उंक नहीं हुआ करता था, तो आदमी क्या होता था अपनी पैसा वैसा जमीन में गाड़ के रखता था कि कोई चोर चोरी करके नहीं ले जाए, कि बाहर में रखता था। मान लो दरवाजे खिड़की रहता ही नहीं था तो क्या करेगा, चोर तो ले ही जाएगा, तो इसीलिए जमीन में गाड़ के रखा जाता था। तो कहने का मेरा मतलब यह है इस कहां पर कि ताम्र पाषाण काल में जो आपका पुरातात्विक विभाग के द्वारा साक्ष्य मिले, उसको जो जो खोज जहां से मिला वो अनुमान ऐसा लगाने लग गया कि वहां पर इस प्रकार का सभ्यता रही होगी, इस तरह का औजार होगा, इस तरह का धातु हुआ होगा। ताम्र का सान, इसको नामकरण इसलिए किया गया तांबा का हुआ। फिर हम लोग लोह युग पढ़ेंगे तो लोह युग में जानेंगे क्या वहां लोहा का आविष्कार हुआ, इसलिए लोह युग किए। अब दोनों का बीच का एक कांस्य युग होता है जो तांबा और टीन का यूज होता है, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता जुलता है थोड़ा सा, ठीक है। कांसे का बर्तन, कांसे का बर्तन अभी भी घर में देखोगे तो आपके घर में बड़ा बड़ा कांसा का बर्तन मिलेगा, मिलता है, देखे हैं, वो थाली मिलता है, अगर वो गिर जाएगा तो 2 टुकड़ा में बढ़ जाएगा। हाँ देख लीजिएगा, मिलेगा जरूर मिलेगा, नहीं मिलता है तो बर्तन दुकान में जाओगे, बोलना शौके से देखो कांसा का बर्तन दिखाइए, तो कांसा जो होता है तांबा और टीन का मिक्सचर है। तो सोचो उस समय वो लोग इतना डेवलप हो गया था कि तांबा और टीन को मिक्स करके बनाने लग गया था बर्तन, वो अगर गिर जाएगा तो 2 टुकड़ा में बढ़ जाएगा, सोच लो, कोई विकल्प नहीं है। तो ठीक है, तो आपको बताया जाएगा कि आपको कच्ची मिट्टी के मकान के साक्ष्य ताम्र पाषाण काल में कहां से मिले हैं, तो क्या बोलेंगे आप, इनाम गांव कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। दूसरा नंबर बोला जाएगा रथ चलाते हुए व्यक्ति के साक्ष्य कहां से मिले हैं आपको, दैमाबाद, ये कहां पड़ता है आपको, महाराष्ट्र में पड़ते हैं। फिर उसके बाद मृद भांड के साक्ष्य कहां से मिले हैं आपका, महाराष्ट्र में नवादा टोली, कहां से, नवादा टोली, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है जूट के साक्ष्य कहां से मिले हैं आपको, नेवासा से, कहां पड़ता है वो, महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद राजस्थान का जो होता है ताम्रवती से आपको मृद भांड में करते हुए चित्रित चित्रांकित मृद भांड की प्रमाण वो कहां से मिले हैं, राजस्थान के ताम्रावती से, ठीक है। इसके बाद इसका पूरा डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे। देखिए इसके बाद जो लिखा गया है, देखिए सांस्कृतिक विशेषताएं, उस काल के लोगों की कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं क्या थी, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि ताम्र पाषाण काल में सभ्यता जब थी ग्रामीण सभ्यता, तो वहां पर भी रहन सहन हुआ होगा। तो वहां पर जो सांस्कृतिक विशेषता क्या थी कि उन लोगों का ऐसा मानना था कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो फिर वो पुनः जीवित हो जाता है। उन लोग का यह मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, हाँ पुनर्जन्म, ऐसा हम लोग को माना जाता था। तो आप लोग भी मानते हैं कोई मर जाता है फिर 1 सप्ताह तक वहां बगल से जाते नहीं है, जाते हैं घर में रहे नहीं, क्या उसकी आत्मा भटक रही होगी, रात के 10 बजे कहीं कुत्ता चिल्लाने लग गया तो मतलब पहले बात भाई वहां जय भी मत करो। क्या अभी भी है ना अंधविश्वास कि जाते हैं रात में कुत्ता भूख रहा है तो डर दरवाजा बंद करके लॉक कि कहीं मेरे घर उर में नहीं घुस जाए, कि एकदम रोड पर निकल जाते हैं, नहीं
कहा घर में शटर बंद, है ना। तो उस काल की ऐसी मान्यता थी कि अगर मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति का तो पुनः जीवन हुआ करता था, ठीक है। ऐसा मानना था उस काल के लोगों का। तो यहां पर जैसे अभी थोड़ा सा आइडिया दिए कि शवदाह जो किया जाता था दो तरीका से हुआ था, एक आंशिक शवदाह और एक होता पूर्ण रूप से दफना देना। आंशिक शवदाह का मतलब क्या हुआ था, जैसे बताए किसी भी व्यक्ति को आप जला करके लेकर आए तो उसके हड्डियों को ताम्र का बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करके अपने घर के भीतर ही गाड़ दिया करते थे। तो लोग पता चला कि यार ये तो मनुष्य का खोपड़ी है, हाथ है, मतलब ये लोग मनुष्य को दफना दिया करते थे। तो ये आंशिक सदा के प्रमाण मिले हैं। और आपका पूर्ण सदा का मतलब होता है उसको पूर्ण रूप से जला देना, फिर उसको घर में लेके नहीं आना, ना उसके हड्डियों को कोई यूज करना। तो और दूसरी बात क्या थी कि यहां पर ऐसी मान्यता थी कि छोटे छोटे बच्चे जैसे जन्म लेते समय अगर बच्चे की मृत्यु हुआ करते थे या छोटे बच्चों की अगर मृत्यु हुआ करते थे तो उसे मिट्टी के बर्तन में डाल करके दफना दिया जाता था, मिट्टी के बर्तन में दफना दिया जाता था। ये प्रमाण आपके मिले हुए हैं आपके ताम्रपाषाण काल में बच्चे लोगों का। दूसरी मान्यता यह थी कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है, दफनाने का भी लोग संस्कृति हुआ था कि किस तरह करके दर्शाना है। तो लोग उत्तर दक्षिण दिशा में मृतकों को दफनाया करते थे। देखो उत्तर दक्षिण दिशा, तो ऐसी भी मान्यता है कि तो उस काल में अगर कोई आदमी का मृत्यु होता था तो जैसे तैसे नहीं दफना देता था, उसको उत्तर दक्षिण दिशा में करके दफनाया जाता था उस काल में। और अभी का काल में होता ही होगा, डेफिनेटली होता ही होगा। तो महाराष्ट्र के एक वो जगह पर साक्ष्य मिले हुए हैं कि ऐसा माना गया है कि उस काल में अगर किसी बच्चे की मृत्यु होती थी तो मिट्टी के बर्तन में लेकर के उसको दफना दिया था जमीन में। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुआ करती थी तो उसे किस दिशा में दर्शाते थे, उत्तर दक्षिण में। अब बोलेंगे सर कैसे मिला होगा वो लोग का कंकाल उस काल में कि सिर इधर हुआ होगा पैर उधर हुआ होगा, तो समझ रहा होगा इसी कारण दफनाया जाता होगा। तो जितने क्योंकि जितनी भी बातें लिखी गई है किसी काल में खोजी गई है तो इसका मतलब उस काल में साक्ष्य मिला। पाषाण काल से खोजते खोजते सदी बीता, नवपाषाण काल में आया, नवपाषाण ताम्र युग में आया। तो जिस काल में जो जो अवशेष मिलते गए वो उसी काल का नामकरण करते चला गया, उसी काल की सभ्यता का विकास होते चला गया, यही बात बोला गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात। तो सांस्कृतिक अगर आपको बोला जाएगा ताम्रपाषाण काल में सौदा की कितनी तरह के सौदा किए जाते थे, दो तरीका से। कौन कौन सा, एक आंशिक और एक पूर्ण सौदा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कहा पूछा जा सकता है कि किस काल में बच्चों को जो होता था मृद भांड में दफनाया जाता था, किस काल में, ताम्रपाषाण काल में, ठीक है। आगे देखिए, अब आइए जो मेन पॉइंट पर आ रहे थे। आपका ताम्रपाषाण काल जो है, ताम्रपाषाण काल में जो आपको अवशेष मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं, ये भारत के इन्हीं मुख्य जगहों पर मिले हुए हैं आपका, जिसमें सबसे पहले महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, फिर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। तो देखो महाराष्ट्र का जो रीजन आता है आपका, महाराष्ट्र देखो ये से कहां पड़ेगा, नीचे महाराष्ट्र है, देखो नासिक वाला एरिया, देखो जारवा, दामाबाद, नेवासा, इनाम नगर, चंदोली, ये सभी जो एरिया है ये महाराष्ट्र का एरिया है। यहां पर आपको ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। दूसरा बात, जो मध्य प्रदेश का आप एरिया में जाइएगा तो देखो मध्य प्रदेश में आपका एरिया जो आएगा, यहां पर देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो एरिया आ रहा मध्य प्रदेश का, जिसमें आपका मिलेगा कायथा, महेश्वर, फिर उसके बाद एक नवादा टोली, ये सभी जो एरिया पड़ता है आपका मध्य प्रदेश का एरिया में पड़ता है। दूसरा राजस्थान का जो ही बताएं, अरहर, गिलूंद, ठीक है, गणेश्वर, ये सभी एरिया में आपका जो राजस्थान है यहां पर आपको ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में आपको बताए थे कि मद्रास का अतिरम पक्कम में बताए थे ना, नहीं तांबे का क्या मिले हैं, कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पूर्वी भारत में जब यहां पर पहुंच जाएंगे तो पूर्वी भारत में चिरांद बिहार में जो पड़ता है आपको बताएं। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में जब एंट्री कीजिएगा तो आपका बीरभूम, ठीक है, बर्धमान,
ये सब जगह में ताम्र काल के आपके स्रोत मिले हुए हैं। ठीक, तो आपको बताया गया है कि पूर्वी भारत में जहां पश्चिम बंगाल है, बीरभूम में मछली पकड़ने वाला कांटा का साक्ष्य मिला हुआ है, चावल की खेती का साक्ष्य मिला हुआ है। तो मतलब उन लोग ताम्र पाषाण काल में मछली पकड़ने का काम करते होंगे, तभी तो मछली का कांटा का साक्ष्य मिला हुआ है। तो ये सभी जो साक्ष्य मिले हुए हैं ये भारत के इन्हीं प्रमुख स्थलों पर मिले हुए हैं, जिसके कारण पता चला कि उस काल में ताम्रपाषाण काल की सभ्यता कैसी रही होगी। तो आपको पता चल गया कि प्रमुख स्थल ताम्रपाषाण काल का कहां कहां है। पहला कहां से मिले हैं, महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा दक्षिण भारत और अंतिम में पूर्वी भारत। ठीक है, तो इसके अगली कक्षा में इसके सारे डिटेल में पढ़ेंगे कि किन किन भागों से कहां कहां पर क्या क्या आपको साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो यहां तक समझ में आई आपको क्लास। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं तक, फिर इसके अगली कक्षा में बताएंगे कि प्रमुख प्रमुख स्थानों से क्या क्या मुख्य मुख्य चीजें मिले हुए हैं और कैसे प्रमाण चला है कि ये आपका ताम्रपाषाण काल है। ठीक है, धन्यवाद।